यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं AS10। ठीक है, AS10 का नाम क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। शॉर्टकट में बोले तो PPE। ठीक, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। सबसे पहले कवरेज लिखते हैं क्या है, फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे मीनिंग कि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट क्या होता है। करेक्ट, सबसे पहले देखेंगे मीनिंग, फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, यानी कि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट को बुक में रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। थर्ड में देखेंगे आउट ऑफ स्कोप, चौथे में इनिशियल रिकॉग्निशन, देन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, अब ये एस थोड़ा बड़ा है तो एक लेक्चर में ये नहीं होगा, 2 लेक्चर में इसको कवर करेंगे। इसके बाद मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ पीपी, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। इसी में टॉपिक है, या अलग से भी लिख लेता हूं, रिवैल्यूएशन का। वैसे तो ये मेजरमेंट में ही कवर हो जाएगा। ठीक है, देन आता है इंपॉर्टेंट चीज डेप्रिसिएशन, नाइन नंबर है चेंज इन डीकमीशनिंग कॉस्ट। चेंज इन डीकमीशनिंग कॉस्ट। 10 नंबर डी रिकॉग्निशन, इसका मतलब क्या है, कब प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट को बुक से हटा देंगे। रिकॉग्निशन मतलब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया था ना, कब हम रिकॉग्नाइज करेंगे, बुक में दिखाएंगे। और डी रिकॉग्निशन मतलब कब बुक से हट जाएगा। 11 डिस्क्लोजर। ठीक है, 11 डिस्क्लोजर, ये है अपना एएस का कंटेंट। बहुत बड़ा है, एएस बहुत आसान है, कंटेंट थोड़ा ज्यादा है इसमें। एंड हैंड रिटेन नोट्स, यहाँ पे देखोगे तो समराइज नोट्स प्रेजेंटेड है आप लोगों के लिए। अभी पढ़ाते टाइम कुछ कुछ चीज जो टिक करना होगा टाइम बचाने के लिए, यहीं से टिक करा दूंगा। ठीक है, मेरा ही लिखा हुआ नोट्स है। साथ ही में ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, किसी बच्चे को डाउट हो टेलीग्राम चैनल को रेफर करना है। चलो, जब हम लोग पढ़ते थे ना, थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं इसका, तो 2 अलग अलग एएस हुआ करते थे। डेप्रिसिएशन का अलग एएस हुआ करता था, उसके लिए था AS6, पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक, आपके मतलब का नहीं है, एक बार हिस्ट्री बता रहा हूँ। एंड फिक्स एसेट की अकाउंटिंग के लिए अलग एएस हुआ करता था। फिर क्या किया इंस्टीट्यूट ने, ये दोनों एएस का कंटेंट एक ही में डाल दिया, उसका नाम बनाया प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट AS10। यानी कि डेप्रिसिएशन
AS10 में ही कवर्ड है। AS10 दोनों बात को डील करता है, एक तो PPE की अकाउंटिंग भी, और दूसरा दूसरा डेप्रिसिएशन की भी बात करता है। समझ में आया क्या? इसलिए देखना, जब मैं कंटेंट लिखवाया तो डेप्रिसिएशन भी इसी एएस में कवर्ड है, एसेट के ऊपर। ठीक, चलो, किसी भी चीज को एसेट बोलने के लिए 2 क्राइटेरिया मीट होना जरूरी है। आज से ध्यान रखना इस बात को। नंबर 1, उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। ठीक, यानी कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट वो क्रिएट करे। अगर किसी चीज से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है तो हमारे लिए एसेट नहीं है। ठीक, एसेट होने का ही मतलब है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होनी चाहिए। अब वो बेनिफिट चाहे मैं प्रोडक्शन में यूज करूँ उस मशीनरी को और बना के बेचूं, चाहे मैं अपने पर्पस के लिए यूज करूं, चाहे मैं रेंट पे दूं, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना जरूरी है। दूसरा तो सर दूसरा है, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। सॉरी, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, यानी कि उसका कॉस्ट भी हमें पता होना चाहिए, है ना? तभी तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में डालोगे। कोई एसेट है, बुक में रिकॉग्नाइज करना है, एसेट को दिखाना है, किस अमाउंट पे दिखाए, उसके लिए कॉस्ट पता होना चाहिए ना। तो ये 2 कंडीशन है, इसीलिए इस एएस में तो है ही। जब एक और एएस पढ़ेंगे इंटेंजिबल, तो वहां पे भी ये बात याद दिलाऊंगा कि किसी भी चीज को एसेट बोलने के लिए 2 चीज होना जरूरी है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और दूसरा कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। चलो, इतना समझ में है, नोट्स लिखा हुआ है, बस समझते जाओ। जो फिक्स एसेट है ये 2 टाइप के हो सकते हैं, एक टेंजिबल और दूसरा इंटेंजिबल। ठीक, टेंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको देख सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारे किस चीज के एग्जाम्पल है? प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारे टेंजिबल के एग्जाम्पल है। अच्छा, कुछ ऐसे भी फिक्स एसेट होते हैं जो इंटेंजिबल होते हैं। इंटेंजिबल का मतलब जिसको हम देख तो नहीं सकते, छू तो नहीं सकते, पर एसेट है हमारे लिए, यानी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्रिएट करके देंगे, एसेट है, पर है क्या? इंटेंजिबल, देख नहीं सकते, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि ट्रेडमार्क्स कंपनी के, जैसे कि कंपनी के नो हाउ, जैसे कि कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है कंपनी के लिए, देख सकते हो सॉफ्टवेयर का नहीं, पर उसको यूज करके आगे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकते हो। चलो, इसके लिए एएस पढ़ते हैं 10। टेंजिबल फिक्स एसेट के लिए कौन सा एएस है? 10। इंटेंजिबल फिक्स एसेट के लिए एएस है 26। क्या एएस 26 हमारे सिलेबस में है? हाँ जी सर, डेफिनेटली आपके सिलेबस में है, तो ये बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? तो एएस 10 में किसकी बात करने वाले हैं? टेंजिबल फिक्स एसेट की सर बात करने वाले।
सर क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में सिर्फ 3 ही टेंजिबल एसेट आएगा? प्रॉपर्टी हो गया जैसे बिल्डिंग वगैरह, प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट नहीं, जितने भी टेंजिबल फिक्स एसेट है, इसका तो ये नाम है पीपी, इससे कंफ्यूज मत होना। जितने भी टेंजिबल फिक्स एसेट है जो इस एएस को डेफिनेशन को मीट करेंगे, क्राइटेरिया को मीट करेंगे, सब इस एएस के अनुसार ही अकाउंटिंग होगा। ठीक, तो सारे टेंजिबल फिक्स एसेट के लिए क्या है? एएस 10। चलो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं डेफिनेशन। देखना जरा, एएस 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को क्या डिफाइन करता है? पीपीई मीन्स टेंजिबल फिक्स एसेट held for tangible fixed asset held for एक नंबर held for used in production of goods and services, किस लिए होना चाहिए बताओ? टेंजिबल फिक्स एसेट को पीपीई बोलेंगे, ठीक है। पर्पस क्या होना चाहिए? अपने पास क्यों पड़ा है? एक तो प्रोडक्शन में यूज होता है, जैसे कि फैक्ट्री में देखो सारी मशीन क्या लिए यूज होता है? प्रोडक्शन करने के लिए, है ना। मैन्युफैक्चरिंग में देखोगे तो बहुत सारे मशीनें यूज होती है प्रोडक्शन में। दूसरा, कई बार हम यूज नहीं करते, हमारे पास कोई एसेट है, रेंट पे दे देते हैं, रेंटल टू अदर। सर क्या रेंट पे भी देके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा? बिल्कुल रेंट आएगी ना अपने को। अच्छा प्रोडक्शन में यूज करके, बिल्कुल प्रोडक्शन करेंगे, वो गुड्स बिकेगा, पैसे कमाएंगे। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। कई बार कुछ ऐसे एसेट है जो प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहे, ना हम किसी को रेंट पे दे रहे हैं, अपने पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे कि ऑफिस में जो फिक्स एसेट है ऑफिस की बिल्डिंग प्रोडक्शन में यूज हो रहा है? नहीं। ऑफिस की फर्नीचर प्रोडक्शन में यूज हो रहा है? नहीं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का नाम सुना है? इनमें भी बहुत सारे एसेट होते हैं, है ना। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल होते हैं, ठीक। सेलिंग डिपार्टमेंट का अपना बिल्डिंग वगैरह हो गया। कहने का मतलब अपने पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ठीक है, ये तो हमें बताया किस लिए यूज होता है। यूज होगा तभी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होगा। एएस खुल के ये बात नीचे लिखेगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, यूज तो होना जरूरी है ना एसेट का, तभी तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होगा। अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है तो एसेट तो होगा ही नहीं मेरे लिए। किसी ना किसी रूप में उससे मेरे को बेनिफिट आनी चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट। लेकिन एंड हेल्ड फॉर यूज फॉर मोर देन 12 मंथ। और कितने समय के लिए हम यूज करने वाले हैं? मोर देन 12 मंथ। ठीक, अगर उससे कम समय के लिए यूज कर रहे हैं, उसकी बेनिफिट कम समय के लिए है अपने पास, तो देखो उस पर एसेट तो हुआ ही नहीं ना, करेंट ईयर के ही पीएल में आ जाएगा। कोई चीज है, ठीक है, आप खरीद के लेके आए, इसी साल वो कंज्यूम्ड हो जाने वाला है। मोर देन 12 मंथ के मतलब क्या? एक साल से ज्यादा उसको यूज करते रहोगे, तभी वो एसेट है, फ्यूचर तक इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट देगा। अगर एक ही पीरियड में यूज हो जाएगा तो कंज्यूम्ड हो गया, पीएल में उस खर्चे को डालना पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए लिखा हुआ है। देखेंगे डेफिनेशन जरा। ठीक, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया।
रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब होता है कब एसेट को एज अ एसेट बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो सिंपल, दो पढ़ा था ना, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होनी चाहिए, कॉस्ट कैन बी मेजर, ये दोनों कंडीशन मीट होता है तभी एसेट को हम एसेट बोलते हैं। ठीक, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ठीक है, ये दोनों कंडीशन होना चाहिए तभी हम किसी चीज को क्या बोलेंगे कि ये मेरे लिए एसेट है और एसेट को बुक में रिकॉर्ड करेंगे। पीपी शैल बी recognized only if following conditions, इसका मतलब क्या है, दोनों कंडीशन मीट होना जरूरी है। following conditions are satisfied, पहला कंडीशन क्या है, इट इज एक्सपेक्टेड कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, इट इज एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट will flow to enterprise, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा इंटरप्राइज को, एंड का मतलब दोनों कंडीशन होना चाहिए, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ये तो मूल कंडीशन है किसी भी चीज को एसेट बोलने के लिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और कॉस्ट मेजर होना चाहिए तभी हम किसी चीज को बुक में एसेट के रूप में दिखा सकते हैं। और वो एसेट पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उसके लिए जरूरी है क्या, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर पीरियड मोर देन 12 मंथ। 12 महीने से ज्यादा यूज करोगे तभी तो बच्चे एसेट वो फिक्स एसेट बनेगा। फिक्स एसेट देखो का मतलब ही है जो कि 12 महीने से ज्यादा यूज करने वाले हैं, और एसेट के लिए क्या मतलब होना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक, तो हमारा डेफिनेशन क्या बना पीपी का, कोई भी टेंजिबल फिक्स एसेट जो किस लिए यूज हो, बताओ फटाफट से, ताकि प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा रेंटल टू अदर, थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एंड साथ ही में एक और चीज होना चाहिए, यूज कितना समय के लिए होना चाहिए, मोर देन 12 मंथ। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मतलब कब बुक में एसेट रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, ये कंडीशन है तो हमारे लिए एसेट है, बुक में एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो एसेट नहीं है। ठीक है। चलो, थर्ड मैंने लिखवाया था आउट ऑफ स्कोप। आउट ऑफ स्कोप, आउट ऑफ स्कोप का मतलब क्या होता है, जो एएस में कवर नहीं होते, यानी कि जिन पे एएस 10 अप्लाई नहीं होगा। लिख दू क्लियरली, एएस 10 विल नॉट अप्लाई। आउट ऑफ स्कोप का मतलब हुआ जिन पे एएस 10 अप्लाई नहीं होगा। किन पे एएस 10 अप्लाई नहीं होगा सर, नंबर 1 वेस्टिंग एसेट, वेस्टिंग एसेट का मतलब होता है जो रीजनरेट नहीं होते। लिख लो, जस्ट सेकंड, जो कि 1 मिनट दो, हाँ, वेस्टिंग एसेट का मतलब
डज नॉट रीजेनरेट, यानी कि अगर इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो खत्म होते जाएंगे, रीजेनरेट नहीं होंगे। जैसे कि सर जो मिनरल्स के खदाने हैं, मिनरल्स ऑयल्स हो गए, ओर्स हो गया, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस पता है, एक बार अगर आप कोयल माइनिंग कर रहे हो या नेचुरल गैस निकाल रहे हो, वो जमीन के नीचे से खत्म हो गई तो खत्म हो गई, खुद से रीजेनरेट नहीं होगा। फिर आपको, आप देखे होंगे कहीं से अगर हम ऑयल निकालते हैं कहीं पे, अगर पूरा तेल खत्म हो जाए तो यहाँ से अब ऑयल नहीं निकल सकता, अब हम कोई और लोकेशन ढूंढते हैं। सिमिलरली नेचुरल गैस के केस में ये क्या है, वेस्टिंग एसिड है, ये कम होते जाते हैं, कभी भी रीजेनरेट होके ज्यादा नहीं होंगे। ठीक, चलो, तो इन पे कभी भी क्या नहीं लगेगा, AS10। वेस्टिंग एसिड पे AS10 अप्लाई नहीं होता, याद रहेगा क्या। दूसरा, बायोलॉजिकल एसिड्स, बायोलॉजिकल एसिड का मतलब क्या हुआ सर, तो बायोलॉजिकल एसिड का मतलब होता है लिविंग एनिमल्स। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे पास 100 काउज है और मैं मिल्क एक्सट्रैक्ट करके बेचता हूं, करेक्ट। अब वो तो कईयों साल तक मिल्क देते हैं, तो देखने में देखोगे तो मेरे को तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, एक्सपेक्टेड टू बी यूज मोर देन 12 मंथ, लंबे समय के लिए बेनिफिट देंगे। पैसा दे के खरीदा हूँ, कॉस्ट कैन बी मेजर रिलेबली। अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, कॉस्ट कैन बी मेजर रिलेबली, और कहाँ एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ, तो लग तो रहे हैं वो भी क्या मेरे लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जैसे। आपको लगेगा कि AS10 हो गया, नहीं, लिविंग एनिमल्स पे AS अप्लाई नहीं होगा, AS10 से बाहर ही है। बहुत लोगों के पास ऐसा होता है, काऊ होते हैं, बहुत लोगों के पास बुफैलो है, गोट हो सकता है, सीप हो सकता है, हॉर्स हो सकता है, कोई भी लिविंग एनिमल है, अगर उसका आपके पास है, भले ही वो आपके लिए एसेट है, पर AS10 डील नहीं करता, उसको AS10 अप्लाई नहीं होता। ठीक है, AS10 डज नॉट अप्लाई टू लिविंग एनिमल्स। दूसरा क्या है, तो दूसरा है प्लांट, लेकिन प्लांट में एक एक्सेप्शन है, बियरर प्लांट, यानी कि सर AS10 किसी भी प्लांट पे अप्लाई नहीं होगा लेकिन बियरर प्लांट एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यानी कि इस पे अप्लाई होगा, बियरर प्लांट पे AS10 अप्लाई होता है। बियरर प्लांट को छोड़ दिया जाए, अभी बियरर प्लांट क्या है देखते हैं, बियरर प्लांट को छोड़ दिया जाए तो और किसी भी प्लांट पे AS10 अप्लाई नहीं होता। ठीक, चलो लिख दो इस बात को, AS10 विल अप्लाई ऑन बियरर प्लांट। अब आपके मन में ये सवाल आनी चाहिए कि सर बियरर प्लांट क्या है और AS10 इस पे क्यों लगता है। अच्छा बताओ, आउट ऑफ स्कोप में क्या है, कोई भी वेस्टिंग एसिड पे AS10 नहीं लगता, लिविंग एनिमल पे भी नहीं लगता, प्लांट पे भी नहीं लगता, लेकिन बियरर प्लांट पे लगता है। ठीक, बियरर प्लांट का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, नहीं पूछेगा। 90% बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, समझे ही नहीं होते, इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, बियरर प्लांट। किसी भी प्लांट को बियरर प्लांट बोलने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक, प्लांट इज सेड टू बी बियरर प्लांट if following 3 conditions are satisfied। बियरर प्लांट ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक प्लांट है ये बियरर प्लांट है, नहीं, ये 3 कंडीशन जो प्लांट सेटिस्फाई करता है उसको बियरर प्लांट बोलते हैं। ठीक, प्लांट इज सेड टू बी बियरर प्लांट इफ फ्लोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड।
नंबर वन कंडीशन यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल भी बोल सकते हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये क्या कहता है? कहता है ऐसा प्लांट जो हम क्यों लगा रखे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकालने के लिए। एग्जाम्पल के रूप में देखो, मान लो ये मैंगो ट्री है, थोड़ी ड्राइंग अपनी गड़बड़ है। मैंगो ट्री, मैंने मैंगो ट्री लगाया बहुत साल तक। मैंगो ट्री है, छोटे छोटे जो ये घरों में लग रहे हैं ये वाले नहीं बोल रहा हूँ, जो ओरिजिनल बड़े बड़े मैंगो ट्री है अपने देश की ट्रेडिशनल, बहुत साल तक फ्रूट देते हैं। मान लो 20 ईयर्स तक फ्रूट देता है। मैंने प्लांट लगाया, 20 ईयर्स तक फ्रूट देगा, और इस फ्रूट को मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा आगे। तो ये प्लांट क्या है, यूज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मैं किस लिए यूज कर रहा हूं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। ये जो फ्रूट है ये क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना। तो ये बियरर प्लांट के डेफिनेशन को मीट कर रहा है, पहले कंडीशन को। ठीक, दूसरा कंडीशन, दूसरा देखो, कुछ ट्री होते हैं ना जो हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए नहीं रखे होते, उस ट्री को ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए रखे होते हैं। मतलब उसमें से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं निकालेंगे। जैसे ये ट्री मेरे लिए नहीं है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मेरे लिए क्या प्रोड्यूस है, मैंगो। पर एक टिक ट्री होता है, टिक टिक ट्री क्यों लगाते हैं, फर्नीचर के लिए, यानी कि यूज्ड एज अ लंबर। कई बार कुछ ऐसे ट्री होते हैं जो हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए नहीं लगा रखे, वही ट्री ही हमारे लिए प्रोड्यूस है। ट्री उगाए ही है कि काट के उससे फर्नीचर बनाएंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन को मीट नहीं करता। क्या होना चाहिए, ऐसा प्लांट होना चाहिए जिससे हम क्या निकाल रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जैसे मेरे केस में मैंगो ट्री से जो मैंगो निकाल रहा है, दिस मैंगो इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये टिक ट्री, ये तो खुद लगाया ही मैंने काटने के लिए और इससे फर्नीचर बनाने के लिए। तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देगा क्या, नहीं देगा। सेकेंड कंडीशन, प्रोवाइड्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देना चाहिए, पहला कंडीशन था, जैसे कि मैंगो दे रहा था। दूसरा कंडीशन है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोर देन 12 मंथ के लिए देना चाहिए। जैसे कि मान लो ये मैंगो का ट्री है, सेम एग्जांपल, ये मैंगो दे रहा है और कितने साल तक, 20 ईयर्स। और ये है व्हीट ट्री। व्हीट का ट्री नहीं होता, छोटे छोटे झाड़ियां होती हैं। पता नहीं आपने खेती देखी है कि नहीं, एग्रीकल्चर। छोटा बना दो, ये रहा क्रॉप्स। ये भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे रहे हैं। क्या क्रॉप्स में से जो व्हीट आता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, लेकिन ये वन टाइम ही देगा। पता है आपको, एक बार क्रॉप हो गया, अनाज उग गए, तो उसके काट दिए जाते हैं, फिर उसमें से अनाज हार्वेस्ट किया जाता है। क्या ये एक ही क्रॉप का जो प्लांट है बार बार क्रॉप देगा, नहीं, एक ही बार क्रॉप देगा। सिमिलरली राइस के लिए भी है, मेज के लिए भी है, जितने भी क्रॉप्स है वो एक ही बार क्रॉप्स देते हैं। ठीक है। और हमारे लिए कंडीशन क्या है कि मोर देन 12 मंथ, यानी कि एक बार से ज्यादा, बार बार देना चाहिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एक तो लगाया क्यों है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, उसको खुद काट के यूज करने के लिए नहीं। दूसरा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोर देन 12 मंथ के लिए देना चाहिए। थर्ड,
not likely to be sold as agriculture produce except incidental scrap sale. अब बोलोगे सर कभी कभी ऐसा भी तो होता है, जैसे मेरे केस में देखो, मैंगो ट्री था, मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो निकाला 20 साल मैंगो, अब ये मैंगो देना बंद हो गया, अब तो मैंगो नहीं देगा, इसकी लाइफ है ना फ्रूट देने की, उसके बाद तो फ्रूट देगा नहीं, तो इस ट्री का क्या करूं? तो मैं ट्री को सोल्ड कर सकता हूं एज स्क्रैप, ठीक, सोल्ड कर सकता हूं एज स्क्रैप। तो कह रहा है स्क्रैप में सेल करोगे चलेगा, नॉट लाइकली टू बी सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसलिए ट्री नहीं लगाया था कि उसको एज अ प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचूं, ट्री को बेचने के लिए नहीं लगाया था, लगाया तो था मैंगो बेचने के लिए। हाँ, इंसिडेंटल स्क्रैप सेल, अंत में जब मैंगो देना बंद कर दिया तो मैं क्या करूं उस ट्री का, इंसिडेंटल स्क्रैप सेल चलेगा। आप बोलोगे सर जैसे ऊपर था ना कि ट्री बेच रहे थे, यहाँ ट्री को लगाया ही था हार्वेस्ट करके सेल करने के लिए, पर यहां नहीं, यहां पे तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकाल रहा था, इसीलिए लिखा है नॉट लाइकली टू बी सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इस प्लांट को, जो ट्री है, इसको मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए नहीं यूज किया था, इसमें से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकाल के बेच रहा था, ट्री को तो नहीं बेच रहा था ना, तो ट्री मेरे लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, उसका मैंगो है, ठीक। अगर ट्री को लगाया होता ट्री को ही बेचने के लिए, तब ये नहीं मीट करता, ऊपर देखो लिखा था ना ये कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देना चाहिए, उस ट्री को हार्वेस्ट करने के लिए नहीं लगाया था। समझ में आया क्या? इट मीन्स following are not bearer plant. एक बार और बोलेंगे, एक तो होना चाहिए हमने, देखो फटाफट से, एक तो होना चाहिए हमने सर जो ट्री, जो प्लांट है हमारा, वो किस लिए लगाया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। दूसरा, प्रोड्यूस वो देगा मोर देन 12 मंथ, जैसे कि मैंगो का एग्जांपल लिया, मैंगो इतना बढ़िया है कि आप एग्जांपल ले सकते हो, मेरा फेवरेट भी है। थर्ड, इंसिडेंटल स्क्रैप सेल चलेगा, अंत में उसको तो बेचना ही पड़ेगा ना, ट्री का नहीं दे रहा तो, ठीक। ट्री बेचने के लिए नहीं लगाया था, अंत में ट्री को बेच दिया क्योंकि वो मैंगो नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये बियरर प्लांट नहीं होंगे, कौन से? नंबर 1 क्रॉप्स, क्रॉप्स तो सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए होता है, फिर बियरर क्यों नहीं? मोर देन 12 मंथ ये प्रोड्यूस नहीं देते ना, क्रॉप्स एक बार लगाओगे एक ही बार प्रोड्यूस देंगे। दूसरा which is harvested as agriculture produce, वैसा ट्री जिसको बेचने के लिए ही लगाया था, यहाँ ट्री एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं दे रहा है, ट्री ही हमारा मेन है जिसको बेचने वाले। मैंगो बेच रहे हैं ट्री लगा के, तो ट्री तो बेनिफिट दे रहा है, ट्री को नहीं बेच रहे, मैंगो को बेच रहे हैं, मैंगो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मान लो मैंने ट्री प्लांट किया, उसी को काट के बेचने के लिए, उससे फर्नीचर बनेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो टी को ही मैं बेच रहा हूँ एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जैसे कि ट्री कल्टीवेटेड फॉर लंबर, ट्री उगाया फर्नीचर के लिए, उसमें से कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, वो ट्री ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो ट्री को ही उगाया था काट के बेचने के लिए, ठीक। थर्ड, टिक करवा दूं पहले इतना, थर्ड तो लिखाते रहूंगा, ये देखो ये था, फिर ये वेस्टिंग एसेट, बियरर प्लांट का डेफिनेशन मैंने लिखवा दिया ठीक, यहाँ पे डायग्राम नहीं है, मन हो तो बना लेना।
थर्ड, मान लो कोई ट्री कल्टीवेटेड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्लस एंड कहने का मतलब है सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या हो गया, कोई ऐसा ट्री जो हम क्यों लगाए थे कि उसी साल उसका फल भी बिक जाता है और ट्री भी बेचने वाले, वो भी क्या नहीं है पियरर प्लांट नहीं है। क्यों सर, पियरर प्लांट में बेच सकते हैं ट्री, पर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल फल हमेशा बेचते हैं, अंत में ट्री कुछ बचा नहीं, अब फल दे नहीं रहा, तब हम इंसिडेंटल स्क्रैप सेल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसमें से हमेशा बेचते हैं। ठीक, जरूरी नहीं सिर्फ फल हो, मैंने फल का एग्जाम्पल लिया है, फ्रूट का एग्जाम्पल लिया है, मैंगो का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे कोई सा भी प्लांट हो सकता है। ठीक है, बस ये डेफिनेशन 3 मीट करनी चाहिए, सिंपल सी बात है। गूगल पे देखना आप, जितने भी प्लांट है ना जो 1 साल से ज्यादा अपनी प्रोड्यूस देते हैं, यानी कि एक बार लगाया बार बार वो अपनी प्रोड्यूस देंगे हमें, वो सारे बियर प्लांट होते हैं। क्यों, प्रोड्यूस के लिए ही लगा रखा है हमने, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। दूसरा, 1 साल से ज्यादा देंगे। तीसरा, अंत में हम इंसिडेंटल स्क्रैप सेल तो कर ही सकते हैं, जब आज से 10 साल बाद 20 साल बाद नहीं देंगे तो क्या होते हैं, काट के बेचते हैं। ज्यादातर फ्रूट के जो ट्री है ना, फ्रूट्स के, वो बियर प्लांट में आते हैं क्योंकि क्रॉप्स वगैरह तो आते नहीं है, तो ज्यादातर फ्रूट के जो ट्री है वही बियर प्लांट में आते हैं ज्यादातर। चलो, ये क्या लिखा है, कोई ऐसा ट्री जिससे हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी निकाले और उसको ट्री को भी बेच रहे हैं, वो भी बियर प्लांट नहीं है। हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकाल के बार बार बेचना, और ट्री एज अ इंसिडेंटल स्क्रैप सेल बिक जाएगा चलेगा। अगर ट्री को भी बेचना है, यहाँ सोल्ड एज अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कौन सा है, ट्री, और ये उसका प्रोड्यूस, ट्री से जो निकला उसको भी एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच रहे हैं, प्लस ट्री को भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रूप में बेच रहे हैं, तब भी नहीं। ट्री को कैसे बेच सकते हैं, सिर्फ इंसिडेंटल स्क्रैप सेल। इंसिडेंटल स्क्रैप सेल समझ में आया क्या, ये डेफिनेशन है। अब इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, 40 मिनट तो लग गए डेफिनेशन बोलने में। समझ में आया, जब भी कुछ ध्यान करना हो बियरर प्लांट का, इमेजिन मैंगो ट्री, आपको याद आ जाएगा। तीनों कंडीशन मैंगो ट्री सेटिस्फाई करता है कि आपने मैंगो ट्री लगाया है मैंगो निकाल के बेचने के लिए। ठीक है, दैट इज अ बियरर प्लांट फॉर यू, उस पे ए स्टिल लगेगा। ठीक, चलो ये सारे डेफिनेशन खत्म हुए, अब आते इनिशियल रिकॉग्निशन पे। यहां से क्वेश्चन वाले पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं। ये क्या है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया था कि किसी भी चीज को एज अ पीपी दिखाने के लिए, बुक में एसेट दिखाने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब किसी एसेट को बुक में दिखा रहा है तो किस कॉस्ट पे दिखाए। ठीक, शॉर्टकट में बोलूं तो प्राइस एट विच एसेट इज रिकॉर्डेड इन बुक, एट विच पीपी इज रिकॉर्डेड इन बुक, इसी को बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन। पहली बार जब बुक में दिखाएंगे किस अमाउंट पे दिखाएंगे, हो सकता है हम बाई करके लाए, परचेज जब हम किसी एसेट को परचेज करके ले आते हैं तो कितना कॉस्ट लगता है। अब देखो, ध्यान से देखना, लिखाने से पहले एक बात बता दूं, ये हमारा सप्लायर, करेक्ट, ये है मेरी फैक्ट्री, मान लो फैक्ट्री में यूज होने वाला है प्लांट एंड मशीनरी, ये मैं बाई करके ले आ रहा हूं, करेक्ट।
परचेज प्राइस जितना बाई करने में लगा, कुछ ट्रेड डिस्काउंट मिल गया घटाएंगे, जितने भी टैक्सेज है जो नॉन रिफंडेबल है, जिसका क्रेडिट सरकार नहीं देगा, कॉस्ट में जोड़ेंगे, ठीक है। एंड जितने भी खर्चे जिसको बोलते हैं अदर एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जो ये प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने में लग रहा है, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वो सारा जोड़ा जाता है। प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन मतलब रेडी टू यूज, रेडी टू इंटेंडेड यूज, मैनेजमेंट यूज कर पाए, उसके यूज में ले पाए, वहां तक लाने तक के जितने भी खर्चा है ना, सारे एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट शैल इंक्लूड परचेज प्राइस, कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस वगैरह है वो, एंड अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट which are incurred to bring asset to present location and condition, ठीक है। प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए जिस कंडीशन में वो यूज होता है, इसका मतलब है इंटेंडेड यूज तक के लिए जितने भी खर्चे हैं, सारे एसेट के कॉस्ट में क्या होता है, कैपिटलाइज, ठीक है। कैसे निकालोगे परचेज प्राइस, कोई ट्रेड डिस्काउंट है घटा दो, एंड जितने भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेज है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस का मतलब क्या होता है, वो टैक्स जिसका क्रेडिट नहीं मिलता आगे हमें, सब जोड़ेंगे। उसके बाद अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू ब्रिंग एसेट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक है, ये भी जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ पीपी, ठीक। अब ये जो अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, इसमें आता क्या है, अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या आएगा सर, कौन से खर्चे हैं जो पीपीई के कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं, बताओ फटाफट से। एक नंबर, मान लो वहां पे मशीन को लोड किया ट्रक में, यहाँ अनलोड किया तो लेबर चार्जेस दिया, तो लोडिंग अनलोडिंग, ठीक। दूसरा, रास्ते में फ्रेट इंश्योरेंस वगैरह लिया मशीन का, फ्रेट टोल कई बार पे करना पड़ता है, कई बार मशीन लेने से पहले जो उसके एक्सपर्ट है उनसे हम सलाह लेते हैं, तो प्रोफेशनल चार्जेस, प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंसी चार्जेस, है ना। अगर आप उतना तेज नहीं हो कि हर एक फील्ड का नॉलेज रख पाओ, तो एक तेज इंसान से पूछोगे ना जो उसके एक्सपर्ट है, तो कंसल्टेंसी चार्जेस, ठीक। मशीन को इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉलेशन का कोई खर्चा हो गया, या असेंबली का कोई खर्चा हो गया, या हैंडलिंग का कोई खर्चा हो गया, ठीक है। चलो फटाफट से टिक कर लो इतना। एक और चीज है साइट प्रिपरेशन, मान लो मशीन जहां पे लाके रखना है वहां पे छोटा सा कुछ बनाना पड़ा, साइट प्रिपेयर करनी पड़ी, स्पेसिफिक डिजाइन ढांचा का मशीन है इंस्टॉल करने के लिए, तो वो खर्चा भी। ले आने के बाद मशीन को हो सकता है टेस्ट करना पड़े, तो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, ठीक। मशीन को कई बार हमें टेस्ट करना पड़ता है यूज करने से पहले, ठीक है। अब एक कई बार क्या होता है, टेस्ट करते हैं ना तो कुछ प्रोडक्ट बन जाते हैं जो सेल हो सकते हैं,
मान लो मशीन को टेस्ट करे, उसमें छोटे मोटे चीज बन गए जो स्क्रैप में सेल हो सकता है, तो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग में से ये तो घटा देंगे। टेस्टिंग कॉस्ट अगर ले रहे तो उससे कोई कमाई हो गई तो उसको घटानी पड़ेगी। नेट ऑफ सेल प्रोसीड फ्रॉम आइटम टेस्टेड, कोई आइटम पे टेस्टिंग हुई है, वो आइटम बिक सकता है, तो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग में से उसका सेल प्रोसीड घटा दीजिए, ये हो गया। लेकिन कुछ खर्चे हैं जो मशीन के कॉस्ट में नहीं लेना। कॉस्ट ऑफ पीपीई डज नॉट इंक्लूड, कॉस्ट ऑफ पीपीई डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं लेना सर? नेट परचेज प्राइस लेना है सबसे पहले, है ना, ट्रेड डिस्काउंट घटा के उसमें नॉन रिफंडेबल टैक्सेस वगैरह जोड़ना है, एंड अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जोड़ना है। अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट मतलब वो सारे खर्चे जो इंटेंडेड यूज तक लाने में खर्च लगते हैं, ठीक। प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंसी चार्जेस, असेंबली एंड हैंडलिंग, फ्रेट हो गया, लोडिंग अनलोडिंग हो गया, साइट प्रिपरेशन, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, ये सारे। अच्छा, कौन से खर्चे हैं जो कॉस्ट में ऐड नहीं करना अपने को? इनागोरेशन एक्सपेंस, हमने नया फैक्ट्री खोला है, मशीन लेके आए, थोड़ा उसकी इनागोरेशन डे में खर्चा हो गया, वो एक्सपेंस नहीं लेना है। इंटेंडेड यूज तक के खर्चे तो है नहीं, और इनागोरेशन एक्सपेंस नहीं भी करते तो मशीन लाके यूज कर सकते थे, ठीक। कई बार नई नई चीजें खुली होती है तो एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन भी करना पड़ता है, ऐसा आपने देखा है क्या कि कोई नया चीज खुला है तो खूब एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वहां पे बाहर गाना वगैरह कुछ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी है, ठीक है, तो वो कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं कर सकते। थर्ड, ट्रेनिंग कॉस्ट, मशीन तो लग गया पर उसके चलाने के लिए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी कि मशीन लग गया, ठीक है, अब यूज कर सकते हैं, पर चलाने भी तो आना चाहिए, तो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे, तो एम्प्लॉय कहीं और काम नहीं कर रहा उस दौरान, तो जो कॉस्ट है एम्प्लॉय का इनकर्ड हो रहा है, वो क्या मशीन पे चार्ज कर दे? नहीं, नहीं कर सकते। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस, ठीक है, ये क्या है? मान लो मशीन को लेके आए, करेक्ट, अब नया मशीन है, मान लो नई टेक्नोलॉजी का मशीन है, ठीक, हमारे एम्प्लॉय आउटडेटेड, उस पर गुड्स बना तो रहे पर उनसे नुकसान बहुत हो जा रहा है। कैसी नुकसान सर? बताओ फटाफट से। स्क्रैप जनरेट कर दे रहे हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, ये सारे जो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस है, क्या ये भी कैपिटलाइज करूं? नहीं, नहीं कर सकते, ठीक। याद रखना है क्या सर? इंटेंडेड यूज, कहीं पे आपने लिखवाया था, टिक करो जरा। इंटेंडेड यूज तक के जितने भी खर्चे हैं, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, वो कैपिटलाइज करते हैं। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं होता। हाँ, मशीन को घर ही में बना रहे, फैक्ट्री में बना रहे, तो ओवरहेड का कुछ हिस्सा आता है जो उससे बनाने से संबंधित हो, पर जो खरीद के लेके आए उसमें तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लगा नहीं, ये नहीं आएगा। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे दे तो ये तो आते ही नहीं है, खैर ये तो देगा भी नहीं, मान लो दे दिया, चलो इतना तो पहले टिक करो फटाफट से। ठीक है, फटाफट से, लिखा हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखा है। चलो, दो और चीज है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एसेट रीएलोकेशन कॉस्ट, मशीन तो लेके आने वाले हैं,
लेकिन जहां पे इंस्टॉल होगा वहां पे स्पेस अभी ठीक से मैनेज नहीं है क्योंकि और भी मशीनें लगी, तो उसको डालने के लिए और सारे मशीन को री एलोकेट करना पड़ा, इधर उधर सेट करनी पड़ी, उसमें खर्चा करना पड़ा। ठीक, तो एसेट को अगर री एलोकेट करना पड़ रहा है, ये नया पीपीई लाने की वजह से ये कॉस्ट उसमें कैपिटलाइज नहीं होगा। एंड वन इंपॉर्टेंट लास्ट, अच्छा कोई ऐसा भी दे सकता है जो मैंने लिस्ट में नहीं लिखा है, दे सकता है, याद रखना, क्या याद रखना है, इंटेंडेड यूज, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज तक के खर्चे कैपिटलाइज कर दिए, करेक्ट। अगला है इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट क्यों हो सकता है, लोन पे लेने की वजह से भी हो सकता है, कई बार डेफर्ड पेमेंट करते हैं इस वजह से भी हो सकता है। इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करने को AS10 तो नहीं बोलता, लेकिन एक AS16 है बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर, वो कहता है कि बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं एसेट के कॉस्ट में, प्रोवाइडेड कि एसेट क्वालिफाइंग एसेट हो। ये AS16 पढ़ना है, हमें पढ़ना है, ठीक। मैंने AS16 का हवाला दे दिया कि AS16 बोले तभी करना है, ऐसे सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट दे दिया परचेज करके नहीं। हाँ, क्वालिफाइंग एसेट, क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, जिसको रेडी होने में समय लगता है, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज होने में 12 मंथ और मोर, यानी कि लंबा समय लगता है इंटेंडेड यूज के लिए रेडी होने में। ये यूजुअली कब होता है, जब कोई बड़ा मशीन हम सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मान लो 3 साल तक लगेगा उसको कंस्ट्रक्शन करने में, उससे रिलेटेड कोई बोरोइंग कॉस्ट है तो कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्योंकि AS16 के अनुसार क्वालिफाइंग एसेट होना जरूरी है, ठीक है। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है जिसको बनाने में, एक्वायर करने में, उसी को क्वालिफाइंग बोलते हैं, करेक्ट। अब जो खरीद के ला रहे हैं उसमें तो सब्सटेंशियल पीरियड नहीं लगेगा, कुछ ही दिन में उसको 5 दिन 10 दिन में आप यूज करना शुरू कर दोगे, तो क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं हुआ, इसीलिए बोरोइंग कॉस्ट को नहीं लिया जाता। बोरोइंग कॉस्ट को ये AS2 में भी पढ़ाया था, ठीक है। कि बोरोइंग कॉस्ट को क्या एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हैं। AS10 कहता है नहीं करो, आप AS16 को देखो, AS16 में जब पढ़ेंगे तो वो कहता है क्वालिफाइंग एसेट अगर हुआ तो करेंगे। क्वालिफाइंग एसेट कब होता है, जब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है इंटेंडेड यूज के लिए, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज के लिए, ठीक। और जो मशीन परचेज करके लाते हैं वो नहीं लेता सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। चलो, तो मोटा मोटी क्या बोलेंगे कि सर नहीं कैपिटलाइज करेंगे। हवाला तो दे दिया मैंने, AS16 याद रखेंगे, AS16 जब पढ़ लोगे ना तो सारा लिंक हो जाएगा एक दूसरे से। चलो, इस पे ना एक आध क्वेश्चन है, फटाफट से निपटाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ क्योंकि मे भी एक और पॉइंट आ जाए। लिख लिया आप लोगों ने इतना, यहाँ पे एक और चीज जोड़ लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट। डीकमीशन होने का मतलब होता है एसेट को जब बाद में रिमूव करेंगे, रीस्टोर करेंगे साइट को नया एसेट के लिए, तो खर्चा लगता है। जनरली जो बड़े बड़े एसेट है ना, उसके सिर्फ फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन में खर्चा नहीं लगता, एक दिन उनकी लाइफ खत्म हो जाए तो उनको हटाने में, डिसमेंटल करने में, रिमूव करने में भी खर्चा लगता है। बड़ी सी एयरक्राफ्ट है, बड़ी सी शिप है, उनको तो डिसमेंटल करने में भी बहुत खर्चा लगता है। तो यही है ये। अब क्योंकि ये खर्चा फ्यूचर में होने वाला है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू एक बारी मैं आपको समझा दूं। मान लो मैं एक एसेट लेके आया, आज 10 इयर्स लाइफ है, 10 इयर्स बाद अगर इसको डीकमीशन करने जाऊं, डीकमीशन का मतलब डिसमेंटल करने जाऊं, रिमूव करने जाऊं, तो 3 लाख रुपया खर्चा लगेगा। ये खर्चा तो लगेगा, ठीक।
लेकिन ये 10 साल बाद लगेगा, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, ठीक, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं प्री टैक्स मार्केट रेट से, ये आपको देगा, या फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ही देगा, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, एसेट हमारे लिए जब बुक में आएगा तो एसेट अकाउंट डेबिट, जितना पे करना पड़ा आज के डेट में वो तो बैंक। अब पता है एक और एसेट के कॉस्ट में जुड़ा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशन कॉस्ट, ये जो फ्यूचर में कॉस्ट लगने वाला है, और ये तो पे नहीं करना, ये तो फ्यूचर में पे करना, तो ये अलग से लिखना पड़ेगा ना, टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशन कॉस्ट। मान लो एसेट आज खरीदे, उसके लिए 2,80,000 लगा, और एक डी कमीशन कॉस्ट लगने वाला है 20,000 का, तो एसेट के कॉस्ट में 3 लाख कैपिटलाइज होगा, 2,80,000 हमने पे किया, और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशन कॉस्ट एक प्रोविजन टाइप का है जो हमने बना दिया आगे जो खर्चा होने वाला है उसके लिए। समझ में आया आपको? तो ये जर्नल एंट्री है इनिशियल रिकॉग्निशन पे। फर्स्ट टाइम जब एसेट को बुक में डालेंगे ऐसे एंट्री पास करेंगे। एसेट के कॉस्ट में क्या क्या जुड़ेगा समझा दिया आपको। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखना, विथ रेफरेंस टू एएस 10 रिवाइज्ड, रिवाइज का मतलब ये रिवाइज्ड हुआ था पुराना एएस से बाद में, इसलिए वर्ड लिखा है। क्लासिफाई आइटम अंडर फ्लोइंग हेडिंग। परचेज प्राइस ऑफ पीपीई, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एंड कॉस्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड। भाई साहब कौन कौन से खर्चे इंक्लूड नहीं है ये इसमें क्लासिफाई करो। दूसरा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में कौन सा है, परचेज प्राइस में। पता है परचेज प्राइस में परचेज प्राइस भी आता है, इसी में ट्रेड डिस्काउंट घटता है, तो ट्रेड डिस्काउंट भी परचेज प्राइस में ही एडजस्ट होता है। और साथ ही में जो नॉन रिफंडेबल टैक्स है ना, ये भी परचेज प्राइस में ही एडजस्ट हो रहा होता है। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टोटल परचेज प्राइस। ठीक, अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या आता है, परचेज कर लिया उसके अलावा और भी खर्चे लगेंगे जो इंटेंडेड यूज तक ले आने तक जो खर्चे हैं। ठीक है, ये बात एक और जगह पढ़ाया था आपको, सेम चीज जब मैंने कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्ट पढ़ाया था, और एक चीज बताई थी आपको कि मटेरियल कॉस्ट में भी ऐसे बाइफरकेट करके बताइए। 2016 या 17 में पूछ चुका है 4 नंबर का पेपर। आप पास्ट ईयर का क्वेश्चन देखना, आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। चलो, इंपोर्ट ड्यूटी एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ये तो हेडिंग 1 में ही इंक्लूड होगा परचेज प्राइस में। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, कॉस्ट में ऐड तो होता है पर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। परचेज प्राइस में कौन दो चीज एडजस्ट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस, ये तो सर कॉस्ट में ऐड ही नहीं होता। Cost incurred while an item is capable of operating in a manner intended by management has yet to be brought into use or operating at a less capacity, ये भी नहीं आएगा। कह रहा है कोई आइटम है जो इंटेंडेड यूज के लिए रेडी है लेकिन मैनेजमेंट यूज नहीं कर रही। कोई आइटम है जो इंटेंडेड यूज के लिए आज रेडी हो गया पर अभी तक यूज नहीं कर पा रही मैनेजमेंट, तो इस दौरान कोई खर्चा होता है, क्या कैपिटलाइज करेंगे, बोलो फटाफट से। नहीं। या फिर इंटेंडेड यूज के लिए रेडी है पर जिस कैपेसिटी पे यूज होनी चाहिए उस कैपेसिटी पे यूज नहीं हो रहा, उससे कम क्षमता पे यूज हो रहा है। 1 लाख प्रोडक्शन करनी चाहिए तो 1 लाख ना बना रहे, 80,000 ही बना रहे, तो 20,000 जो नहीं बना रहे उससे जो नुकसान हो रहा है, क्या ये कैपिटलाइज होगा? नहीं होगा। एक बार इंटेंडेड यूज तक के खर्चे जो हुए वही कैपिटलाइज होते हैं, उसके बाद के नहीं। ट्रेड डिस्काउंट, ये नंबर 1 ऊपर एडजस्ट होगा। कॉस्ट ऑफ एसेट री एलोकेशन, ये तो आता ही नहीं है कॉस्ट में। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली, अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट,
एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड ये भी कॉस्ट में नहीं आते। ABC is installing a new plant at its production facility. It has incurred flowing cost. ठीक है, पूछा क्या है, कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज, कितना कॉस्ट कैपिटलाइज करे, यानी कि कॉस्ट ऑफ पीपीई पूछ रहा है। बताओ, कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट पर सप्लायर इनवॉइस प्लस टैक्सेस, टैक्स वगैरह जुड़ा है। टैक्स के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन दिया तो देखेंगे, ठीक। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट ये ऐड होता है, साइट प्रिपरेशन ऐड होता है, कंसल्टेशन कॉस्ट एक्विजिशन के लिए ऐड होता है, प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंसी बोला था, इंटरेस्ट चार्ज टू सप्लायर फॉर प्लान डेफर क्रेडिट, वैसे अगर कुछ ना बोले तो ये ऐड नहीं करेंगे। AS16 क्या बोलता है कि कोई अगर फाइनेंशियल चार्ज या बोरोइंग कॉस्ट है वो तभी ऐड होता है जब क्वालिफाइंग एसेट हो। हमारे केस में देखो, जो प्लांट बाई करके ले आ रहे हैं ना, वो कभी भी क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन को मीट नहीं करता। तो AS16 जब पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कब ऐड करते हैं, जब कोई इंटरेस्ट कॉस्ट देता है एग्जाम में, अब बोलता कि ये क्वालिफाइंग एसेट है AS16 के अनुसार, तब ऐड कर देते, पर ऐसा तो है नहीं। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेल्टिंग टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 ईयर, डिसमेल्टिंग जो कॉस्ट है, डीकमिशनिंग कॉस्ट है, जोड़ते हैं, लेकिन ये दिया है हमें प्रेजेंट वैल्यू या कुछ ऐसा बोल के दिया नहीं, तो टोटली जोड़ना पड़ेगा, ठीक। ऑपरेटिंग लॉस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक, जो ऑपरेटिंग लॉस है इसको भी नहीं देते। कई बार इंटेंडेड यूज में आ गया होता है चीजें, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर प्रोडक्शन में अभी यूज नहीं कर रहे हैं, उससे पहले ही कुछ नुकसान हो जाए या कुछ खर्चे लग जाए उसमें, वो नहीं लेंगे। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 25 प्लस 2 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 3 लाख, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, अभी हम सारे वेराइटी नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चन में बहुत अलग अलग डिप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन ये सब भी है, हमने अभी उतना पढ़ा ही नहीं, ठीक। देखिए, स्टार लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 6,80,000 इंक्लूसिव ऑफ GST 40,000, इसमें GST जुड़ा हुआ है। अगर क्रेडिट अवेलेबल हो, रिफंडेबल हो तो घटा देंगे, नहीं हो तो ठीक है, जुड़ा है कोई दिक्कत नहीं, जुड़े रहने देंगे। इनपुट क्रेडिट अवेलेबल फॉर इंटायर अमाउंट ऑफ GST पेड, अगर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है तो हमें तो घटाना पड़ेगा ना ये, क्योंकि ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ये कॉस्ट में जुड़ता है। लेबर चार्जेस, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, टोटल लेबर चार्ज इतना है, जिसमें से 200 आउट ऑफ 500 मेन आवर आर वर्कड स्पेंड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो इस मशीन के लिए जितना लेबर काम हुआ है ना, मशीन के इंस्टॉलेशन पे, सिर्फ वही कैपिटलाइज होगा। अब बताना 56,000, अगर ये 500 का है तो 200 का कितना, या 22,400। आगे बढ़ो, स्पेयर पार्ट एंड टूल कंज्यूम्ड इन इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के लिए कोई खर्चा हो रहा है तो वो तो आएगा ही। सैलरी ऑफ अ सुपरवाइजर 26,000, टाइम स्पेंड फॉर इंस्टॉलेशन वाज 25% ऑफ टाइम वर्क, हमने सुपरवाइजर को 26,000 सैलरी दी, लेकिन वो जो टाइम खर्च किया ना, उसका 25% जो उसका टोटल टाइम है किस पे खर्च किया, इस मशीन पे, तो उसके कॉस्ट का भी 25% चार्ज होनी चाहिए। अब 26,000 का 25% कितना होता है, आगे बताओ। टोटल टेक्निकल एक्सपेंस है 34, जिसमें 1/10 किससे, इस प्लांट से रिलेटेड है, तो 1/10 करो 3,400।
इस प्लांट से जो रिलेटेड खर्चे होंगे, जो एसपीपी से रिलेटेड खर्चे होंगे, सिर्फ वही कैपिटलाइज होगा। ठीक है, टेस्ट रन या ट्रायल रन, एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन एक्सपेंस 18,000 ऐड करो। कंसल्टेंसी चार्जेस दिया आर्किटेक्ट को सेटअप के लिए। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट यूज फॉर इंस्टॉलेशन, कई बार इंस्टॉलेशन करने के लिए अपना कोई एसेट यूज करते हैं तो उसका डेप्सन चार्ज करना पड़ेगा। ठीक, और क्या बोल रहा है, मशीन वाज रेडी फॉर यूज ऑन 15/1 को मशीन रेडी था यूज करने के लिए, करेक्ट, बट वाज यूज्ड ऑन, पर हमने यूज कब किया, 1 फरवरी को। 15 जनवरी को मशीन रेडी था, तो 15 जनवरी तक के कॉस्ट तो कैपिटलाइज होंगे, उसके बाद के कॉस्ट मशीन के कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होगा। ड्यू टू डिले फर्दर एक्सपेंडिचर कितना इनकर्ड हो गया, 8,900, तो ये कैपिटलाइज नहीं हुआ। जरा जोड़ के बताओ फटाफट से। ठीक, चलो इतना आना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े नोट्स पे। कई बार मशीन हम कैसे लेके आते हैं, तो सर कई बार मशीन, पहले नंबर तो परचेज हो गया ना, दूसरे नंबर पे देखो कई बार मशीन कंसोलिडेटेड प्राइस पे करके ले आते हैं। मतलब 2-3 चीजें खरीदा, एक ही प्राइस दे दिया, तो हमें उस टोटल प्राइस को, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, ठीक है, कार है, 3 चीज खरीदा और सीधा 50 लाख पे किया तीनों का। अब ये तीनों में बांटने पड़ेंगे 50 लाख, क्योंकि ये हमने तो कंसोलिडेटेड प्राइस पे कर दिया। तो कैसे बांटेंगे, इनके फेयर वैल्यू के रेशियो में। इनका जो भी फेयर वैल्यू होगा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, उस रेशियो में इस 50 लाख को बांट देंगे, ये होगा इनका कॉस्ट। ठीक है, लिखो, डिवाइड कॉस्ट in the ratio of fair value of machine on the date of acquisition। ठीक है, थर्ड केस, सर कई बार मशीन हायर परचेज पे लेके आते हैं। अब हायर परचेज पे लेके आते हैं, हायर परचेज अब आपके सिलेबस में तो है नहीं, पहले हुआ करता था। तो एक होता है कैश प्राइस, कैश प्राइस तो कॉस्ट ऑफ पीपी हो जाएगा, कैपिटलाइज करेंगे। और दूसरा होता है साथ में, क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं कैश प्राइस को, तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, फाइनेंशियल चार्ज लगता है। क्या लगता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को, अब जहां पे भी इंटरेस्ट आया वहां AS16 आ जाएगा। क्यों सर, AS10 तो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने का बोलता ही नहीं, पर AS16 बोलता है। कैपिटलाइज ओनली इफ परमिटेड बाय AS16। इसका मतलब क्या है, AS16 का क्राइटेरिया मीट कर दिया तब कैपिटलाइज कर सकते, वरना नहीं कर सकते। ठीक, और जो परचेज करके ले आते हैं, तो क्या बोलना मैंने, परचेज करके ले आते हैं तो AS16 का क्राइटेरिया मीट करना मुश्किल है, कैपिटलाइज नहीं होता। 100 बात की एक बात, कोई एसेट परचेज करके ले आ रहे हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे। वैसे ही हायर परचेज पे परचेज करके ले आया तो ऑब्वियस सी बात है, ये फाइनेंस चार्ज नहीं कैपिटलाइज होगा। ये तो लिखने के लिए कि AS16 बोले तब होगा, AS16 में जब पढ़ोगे ना उस अनुसार होगा ही नहीं है, कंडीशन मीट नहीं करेगा AS16 का। चलो, अगर हम एसेट लीज पे लेके आए
लीज भी ना लिख के मैं तो लिखता हूँ फाइनेंस लीज, क्योंकि भाई ऑपरेटिंग लीज में, लीज तो पढ़ा दिया ना आपको, ऑपरेटिंग लीज में अगर मैं एसेट लेके आऊं तो जो पे कर रहा हूं वो तो लीज रेंटल है, एसेट तो अपने बुक में दिखाता ही नहीं हूं। एसेट की अकाउंटिंग लेसर करता है फाइनेंस लीज में एज पर AS 19। अच्छा, AS 19 क्या कहता है बताओगे कोई? एसेट किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है? याद करो फटाफट से, लेसी के बुक में एसेट किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है AS 19 के अनुसार? टेल मी फटाफट से। 1 नंबर सर फेयर वैल्यू, या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, विच एवर इज लोअर। यही बोलता है ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं, लिख देंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट शैल बी रिकॉग्नाइज इन द बुक एज पर AS 19। पर क्योंकि 19 पढ़ा चुका हूं तो रिफरेंस दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है तो एसेट के लिए, तो गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है ना, तो इसके लिए एस पढ़ते हैं एज पर AS 12। AS 12 में दो बातें लिखी हैं, एक नेट अप्रोच, बाद में पढ़ेंगे। नेट अप्रोच कहता है रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। अब क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग तो रिवाइज भी कर चुके होंगे, एक ना एक बार कभी किसी टीचर से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। नेट अप्रोच क्या बोलता है? जो गवर्नमेंट ग्रांट है एसेट के कॉस्ट से रिड्यूस करेंगे और फिर एसेट को दिखाएंगे। और ग्रॉस अप्रोच था ये, अगर ग्रॉस अप्रोच को फॉलो करें तो एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखेगा। ठीक है, एसेट किस पे दिखेगा ग्रॉस अप्रोच में? ओरिजिनल कॉस्ट पे। ये हमें अभी नहीं पढ़ना है, AS 12 में पढ़ाऊंगा, तो इसलिए घबराओ नहीं, बस ये तो कंडीशन में लिखवा रहा हूं। चलो, हायर परचेज कंसोलिडेटेड प्राइस हो गया, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड देखते हैं अभी 2 मिनट में, समझ में? नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला, G नंबर, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। क्या एसेट खुद से बना सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? सर कोई चीज है, हमने अपने ही लोकेशन पे बना लिया, ठीक, जो भी हायर करना था, जो भी सामान लगना था खरीद के लाए, प्रोफेशनल लोगों को लेके आए, इंस्टॉल करवाया, बनाया अपने लोकेशन पे, तो जितना भी खर्चा लगेगा ना उस एसेट को बनाने में, इंटेंडेड यूज तक सारे खर्चे जोड़ देंगे तो एसेट का कॉस्ट आ जाएगा। क्या आएगा? टोटल कॉस्ट इनकर्ड लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं, समझो दादा, ये देखो पूरा लिखा हुआ है, सब चीज लिखा हुआ है। चलिए, टोटल कॉस्ट इनकर्ड टू कंस्ट्रक्ट दैट एसेट, उस एसेट को बनाने में जितना भी खर्चा लगेगा सब ले लेंगे। जैसे कि जितने भी मटेरियल पे खर्चा हुआ, जो एसेट के लिए जो जो मटेरियल खरीद के लाना पड़ा, जितने भी लोग काम करे उस एसेट को बनाने में, उनकी सैलरी, लेबर, ठीक, और सारा चीज, ओवरहेड का खर्चा, उस एसेट से रिलेटेड जो ओवरहेड का खर्चा है, मान लो कोई टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन की सैलरी ओवरहेड का पार्ट होता है, वो उसमें लगा हुआ है, एक महीने की सैलरी 50,000 है, 15 दिन तो वो उसी में काम किया, तो 15 डे की सैलरी 25,000 एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा। ठीक, उस एसेट को बनाने के लिए मान लो हीटिंग लाइटिंग वगैरह की जरूरत थी, या जो भी है, जितना भी खर्चा लगेगा, कहने का मतलब है उस एसेट को कंस्ट्रक्ट कर दे में सब खर्चे जोड़ दो। इंपॉर्टेंट बात, कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड, अगर आप खुद से बना रहे हो तो ये खर्चे मत जोड़ देना। नंबर 1, अब नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल, लेबर एंड इवन समटाइम ओवरहेड।
आप बोलोगे सर ओवरहेड का अब नॉर्मल लॉस क्या लिख देते हो आप? हाँ जी होता है। कैसे? देखो, अगर कोई मटेरियल लॉस होता है, ठीक, अब नॉर्मल लॉस, तो अब नॉर्मल कॉस्ट तो कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, नहीं होगा। अब नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लेबर का मतलब अब नॉर्मल आइडल टाइम हो गया, किसी कारण बस मान लो पावर फेलियर हो गया, कोई चीज की शॉर्टेज हो गई, लेबर खाली बैठा है, तो उसका कॉस्ट तो मशीन पे चार्ज नहीं करेंगे, ठीक। अब लेबर जब खाली बैठा है तो उस दौरान हो सकता है फैक्ट्री का सारे लाइटें वगैरह ऑन रखनी पड़ी होगी, कुछ मशीनें ऑन रखना पड़ा होगा, है ना, तो कुछ ओवरहेड के जो खर्चे आते हैं उस दौरान वो भी खर्चा चार्ज नहीं करेंगे। ये जो ओवरहेड है ये नॉर्मल जो उसको बनाने के लिए इनकर्ड हुआ है ये है, तो अब नॉर्मल कॉस्ट कभी भी चार्ज नहीं करेंगे। दूसरा, इंटरनल प्रॉफिट, या फिर इसी को नोशनल प्रॉफिट बोल सकता हूं, ठीक। जिस भी टीचर के बुक से आप पढ़ रहे हो 100% है कि इंटरनल प्रॉफिट या नोशनल प्रॉफिट पे क्वेश्चन होगा। कैसे? देखो, मान लो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक डिपार्टमेंट है, उसने भी अपना लेबर सप्लाई किया था, तो उस डिपार्टमेंट का भी लेबर कॉस्ट इसमें इंक्लूड होगा, जितने भी खर्चे लगते हैं सब इंक्लूड होता है। अब हुआ क्या, एक्चुअल में कॉस्ट इनकर्ड हुआ था 1 लाख, लेकिन जब उस डिपार्टमेंट ने बिल भेजा तो हमें भेज दिया 20% प्रॉफिट जोड़ के 1,20,000। तो ये जो प्रॉफिट है ये क्या है? इंटरनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट। सेकेंड एग्जांपल लो, मान लो एक्चुअल में हमने बनाया 6 लाख का था, लेकिन अगर हम बाहर में खरीदने जाते तो 9 लाख का वो मशीन पड़ता। हमने कितने में बनाया? 6 लाख में, खरीदने गए होते तो 9 लाख का। अब मैनेजमेंट कहता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, अब मैनेजमेंट कहता है कि हम 9 लाख कैपिटलाइज करना चाहते हैं पीपीई के कॉस्ट में, क्योंकि अगर हम बाहर से भी परचेज करते तो 9 लाख ही बनता है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट कितना इनकर्ड है? 6 लाख, तो हम 6 लाख ही कैपिटलाइज करेंगे। क्यों? टोटल कॉस्ट जो इनकर्ड होते हैं, जो हुआ होता है, ये जो 3 लाख आप बोल रहे हो ना, दैट इज नोशनल प्रॉफिट, ये कैपिटलाइज नहीं होगा। नोशनल प्रॉफिट कैपिटलाइज नहीं होता, समझ रहे हो? एक्चुअली इतना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है उतना ही, कोई डिपार्टमेंट अपनी सर्विस दिया है, मटेरियल दिया है, कुछ दिया है, एक्चुअल जो कॉस्ट होगा उस मटेरियल का, उस लेबर का, उतना इंक्लूड करेंगे। कोई प्रॉफिट चार्ज करके बिल भेजा है, हमें उससे मतलब नहीं, ठीक, एक्चुअल कॉस्ट लेना है। एक लास्ट कंडीशन दे दो, मान लो एक्सचेंज में लेके आए, एक्सचेंज ऑफ एसेट, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? परचेज करके लाया, इंटेंडेड यूज तक के सारे खर्चे जोड़ेंगे, कुछ चीजें हैं जो नहीं जोड़ेंगे बता दिया था। हायर परचेज पे कैश प्राइस जोड़ते हैं, जो इंटरेस्ट है वो नहीं जोड़ते। कंसोलिडेटेड है तो जो टोटल अमाउंट पे किया है ना, एसेट में कैसे बांटेंगे? फेयर वैल्यू के रेशियो में। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है तो जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड हुआ है बनाने में वही लेंगे, इंटरनल प्रॉफिट नहीं लेंगे, कोई भी अब नॉर्मल कॉस्ट इनकर्ड हुआ है अब नॉर्मल लॉस से नहीं लेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट मिली, AS12 में लिखा हुआ है, उस समय देखेंगे, दो तरीका है ट्रीटमेंट करने का, ठीक, तो उस समय मैं पढ़ा दूंगा। लीज पे लेके आए, AS19 बताता है, अगर फाइनेंस लीज पे एसेट लाया तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, लेसी के बुक में बताओ फटाफट। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, व्हिच एवर इज लोअर। फिर एक्सचेंज ऑफ एसेट, एक्सचेंज ऑफ एसेट में दो चीजें हो सकता है, एक नो कमर्शियल सब्सटेंस, नो कमर्शियल सब्सटेंसेज, और दूसरा हो सकता है कंडीशन कि कमर्शियल सब्सटेंसेज है।
नो कमर्शियल सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है, हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं था, एसेट को हमने एक्सचेंज में, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि एक एसेट मैंने लिया और अपनी तरफ से एक एसेट दिया, है ना। अब ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि एसेट दिया एक, लिया दो, दैट इज मतलब एक्सचेंज का मतलब एसेट के बदले एसेट, है ना। अब इसमें कॉम्बिनेशन आ सकता है कि कुछ एसेट है कुछ कैश है, पर इतना समझ जाओ एक्सचेंज में क्या होता है, अगर एसेट एक्वायर कर रहे हैं तो अपने पास से भी कुछ एसेट जा रहा है, दैट इज एक्सचेंज। नो कमर्शियल सब्सटेंस में क्या लिखा मैंने, नो प्रॉफिट मोटिव। कई बार हम एक्सचेंज कर लेते हैं, कोई चीज ऐसी है मेरे पास पड़ा है, ठीक है, उसको जरूरत थी, खरीदना था, मुझे जरूरत थी नहीं, तो मैं जब नया एसेट खरीदा उसे एक्सचेंज में दे दिया। प्रॉफिट कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है, हाँ मेरे को था नहीं, मतलब मेरे पास जरूरत ऐसा था नहीं, उसे जरूरत था, उसने मांगा, एक्सचेंज में दे दिया। एक है कई बार हम प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से एक्सचेंज में दे रहे होते हैं, ठीक है, मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि नो कमर्शियल सब्सटेंस, कमर्शियल सब्सटेंसेस नहीं है। जनरली जहां पे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता वहां कैश फ्लोज में चेंज नहीं आते, पैसे के लेन देन ज्यादा नहीं होता, एसेट के बदले एसेट दे दिया, ठीक। नो चेंज इन कैश फ्लो ऑफ एंटरप्राइज। अब कहां पे मानेंगे कि कमर्शियल सब्सटेंस है, कमाने के उद्देश्य से एक्सचेंज किया है, जहां पे एसेट के बदले एसेट तो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक, और साथ ही में कैश फ्लो में भी चेंजेस आते हैं। आपको कैसे तय करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन में कैश भी लिया है तो आप बोल दो कि सर कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। अगर कुछ भी ना बोले तो हमेशा मानते हैं कि कमर्शियल सब्सटेंस है, कुछ ना बोले तो क्या मानेंगे, कमर्शियल सब्सटेंस है। कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो उसके लिए क्लियरली बोलेगा कि कमर्शियल सब्सटेंसेज नहीं है, या फिर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एंटरप्राइज के कैश फ्लो में कोई भी चेंज नहीं आएगा एज सच, ठीक है, तब हम मानेंगे। नो कमर्शियल सब्सटेंस के लिए एग्जाम में बोलेगा, क्लियरली बोलेगा, कुछ भी नहीं बोला तो हम हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि कमर्शियल सब्सटेंस है। चलो दोनों केस में क्या होगा, पहला केस लेते हैं, नो कमर्शियल सब्सटेंसेज, बहुत बड़ा एस है, इसमें बहुत कंटेंट है, ठीक है, इस एस को पढ़ाने में टाइम लगेगा। इसमें एस कहता है कि जब नया एसेट हम एक्वायर करते हैं ना, हमें तो यही पता करना है ना कि जो नया एसेट आ रहा है उस किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें। कह रहा है जब नया एसेट एक्वायर करते हैं ना, तो जरा देखना जर्नल एंट्री कुछ ऐसा पास करेंगे, न्यू एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक, ओल्ड एसेट अपने पास से गया, ओल्ड एसेट्स अकाउंट, करेक्ट, ओल्ड एसेट अकाउंट। अगर मान लो हमें कुछ कैश भी आया अपने पास तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे, या फिर कई बार हम कैश दे रहे होते हैं तो कैश गया अपने पास। अब देखो ये तो एग्जाम में आपको देगा गिवन, गिवन हमेशा देगा कि क्या उस एक्सचेंज में थोड़ा कैश भी आया गया है क्या। आप सिर्फ कैश दे के मत बोल देना कि सर ये तो कमर्शियल सब्सटेंस है, वैसे अगर क्लियरली बोला है कि देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंसेज तो आपको यही करना है। क्या करना है, अगर नया एसेट आया तो डेबिट होगा, कुछ कैश आया तो वो भी डेबिट होगा, पुराना एसेट गया तो क्रेडिट होगा, बुक से हटानी पड़ेगी, कुछ कैश पेमेंट किया तो क्रेडिट होगा, करेक्ट। पुराने एसेट को
किस पे बुक से हटाना है, तो बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू को WDB भी बोल सकते हैं, और ये हो जाएगा आपके लिए बैलेंसिंग फिगर। ठीक। तो यानी कि पता है न्यू एसेट को किस पे रिकॉर्ड करें, पुराने एसेट के बुक वैल्यू पे। अगर मान लो 2 सेकंड ये भूल जाओ कि कैश वगैरह है नहीं, ना रिसीव्ड है ना पे है, बस एक नया एसेट लिया बदले में पुराना एसेट दे दिया। ठीक, एक नया एसेट लिया बदले में पुराना एसेट दे दिया, तो एंट्री क्या होगी, न्यू एसेट टू ओल्ड एसेट। ओल्ड एसेट को बुक वैल्यू पे दिखाना है, तो नया एसेट का भी अमाउंट कितना आएगा, बुक वैल्यू के बराबर। डेबिट और क्रेडिट का तो अमाउंट से भी होना चाहिए ना। तो कहने का मतलब न्यू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट shall be recorded at बुक वैल्यू लिख सकते हैं, WDB। जो बुक में वैल्यू है पुराने का उसको बुक वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन घट के होता है इसलिए उसको WDB भी, कैरिंग अमाउंट भी बोल सकते हो। ठीक, बुक वैल्यू है WDB ऑफ ओल्ड एसेट। इस पे एक बहुत प्यारा इलस्ट्रेशन मैंने आप लोगों के लिए दे रखा है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बच जाएगा ना अपना। देखना, हाँ जी। एक्स लिमिटेड है, एक्सचेंज किया कार ए जिसका बुक वैल्यू था 30 लाख और फेयर वैल्यू था इतना। यानी कि जो एक्स लिमिटेड है वो क्या दे रहा है, तो सरकार ए दे रहा है, और बदले में क्या मिल रहा है, 15,000 कैश। एंड कार बी, बदले में इसको क्या मिल रहा है, मान लो ये है कोई इंसान, तो सर बदले में मिल रहा है एक तो 15,000 कैश, और दूसरा कार बी मिल रहा है, कार भी मिल रहा है। कार बी का फेयर वैल्यू दिया है 13,10,000। ट्रांजेक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंसेज, क्लियरली बोल दिया। जब तक ना बोले कि ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंसेज, हम क्या मानते हैं कि कमर्शियल सब्सटेंसेज है, हम प्रॉफिट मोटिव से ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। एक और इंडिकेशन है जो दे दे सकता है, क्या बोल सकता है सर, ये बोल सकता है कि कैश फ्लो में कोई भी चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बताओ जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे सर, न्यू कार यानी कि कार बी अकाउंट डेबिट, कैश भी अपने को आया है तो कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, गया क्या है ओल्ड कार, तो कार ए। मैंने क्या बोला कि आप मजे से क्या करना कि जो कैश आया है ना वो लिख लेना, कार ए को बुक वैल्यू पे डालना, जो इसका वैल्यू था, ये देखो बुक वैल्यू 13 लाख, फेयर वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं। अब बचा हुआ बच्चे क्या है, कार बी का कॉस्ट बताओ कितना। आप बोलोगे सर आपने लिखा है न्यू पीपी शैल बी रिकॉर्डेड एट अ बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड, ओल्ड के बुक वैल्यू पे कैश ना हो तब। कहने का मतलब यही, कैश अगर नहीं दिया होता क्वेश्चन में तो पता है 13 लाख होता तो हम लोग यहाँ पे भी 13 लाख डालते, डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए ना, पर कैश है। मान लो कैश दे रखा है क्वेश्चन में, तो कैश भी तो आया 15,000 का, 13 लाख का कार अपने पास से गया, बदले में दो चीज आई, एक 15,000 का एक एसेट, तो उस एसेट का कॉस्ट कितना 12,85,000। क्या इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट लॉस कभी हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों सर, और सारा कैश का एंट्री डालना है, कार जो जा रहा है वो भी डालना है, और जो कार आया है वो डालना है बैलेंसिंग फिगर। जब बैलेंसिंग फिगर डाल दिया तो कभी भी, हाँ जी फटाफट, कभी भी प्रॉफिट आएगा ही नहीं। ठीक है, ये तभी करना है जब बोले कि ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंसेज, याद रहेगा क्या। दूसरा दूसरा है इफ देयर इज कमर्शियल सब्सटेंस,
देयर इज, या इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो कमर्शियल सब्सटेंस है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो क्या होगा? तो हमें सबसे पहले देखना है क्या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन है, जो एसेट मैं दे रहा हूं उसका फेयर वैल्यू, उसको प्रायोरिटी देना है। ये ना हो तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, जो एसेट ले रहे हैं उसका फेयर वैल्यू। ये पहले किसको ध्यान देंगे? इसको, जो एसेट दे रहे हैं। ये ना हो तो जो एसेट लिया है उसका फेयर वैल्यू। ये तभी लेंगे जब फेयर वैल्यू ऑफ, ओनली इफ लिख देता हूं कि आपको ध्यान रहेगा। देखो इतना बढ़िया से नोट्स बना रखा है ना कि जो लिखवा रहा हूं वो मैंने आपके नोट्स में भी लिख दिया है कि आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो। ओनली इफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन इज नॉट अवेलेबल, ताकि ना हो या फिर रिलिएबल ना हो या नॉट रिलिएबल। रिलिएबल नहीं है तब एसेट एक्वायर्ड का फेयर वैल्यू। अच्छा दोनों ना हो तो सर दोनों ना हो तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन, बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। देखो बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन जैसे कि ये हो गया, सेम एज नो कमर्शियल सब्सटेंस। नो कमर्शियल सब्सटेंस में जैसा था वैसा हो जाएगा ये तो। एग्जाम्पल से समझते हैं। केस 1 यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, जो हम एसेट दे रहे हैं ना एक्सचेंज में वो दिया। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, ठीक। डेटा जो है ये नोट्स में इसी को उठा लेता हूं। ये मान लो ऐसा दिया है कि हमारे पास एक लैंड है जिसका बुक वैल्यू 10 लाख है और फेयर वैल्यू है 30 लाख। बुक में वैल्यू 10 लाख है पर आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है? 30 लाख। इसको हम दे रहे हैं एक्सचेंज में और बदले में क्या मिल रहा है? एक प्लांट मशीनरी जिसकी फेयर वैल्यू है 25 लाख एंड कैश मिल रहा है 20 लाख का। क्या जो हम दे रहे हैं ये है एसेट गिवन और ये है एसेट एक्वायर्ड। हमें मिल क्या रहा है? क्या जो एसेट दिया है उसका फेयर वैल्यू दे रखा है? हाँ जी सर दे रखा है। तो इसमें जर्नल एंट्री पता है कैसे करेंगे? न्यू एसेट्स, हमारे केस में प्लांट एंड मशीनरी है, डेबिट। अगर कोई कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिट। टू, लैंड जा रहा है तो लैंड अकाउंट लिखना पड़ेगा और क्योंकि हमारे बुक से जा रहा है तो बुक वैल्यू पे हटानी पड़ेगी, तो ये हमेशा ही बुक वैल्यू पे लिखते हैं, ठीक है। बुक में अगर इतना है और बुक से हटा रहे तो 10 लाख हटाना पड़ेगा। अच्छा कैश डाल लो 20 लाख। तो सबसे पहले क्या डालोगे? कैश डालोगे। क्यों? ये गिवन रहेगा। कैश दिया लिया गिवन रहेगा। मान लो हमने कैश दिया होता टू कैश आता और ये गिवन रहता तो कैश वाला गिवन है डाल लो, ठीक। फिर लैंड जो जा रहा है अपने पास से उसको ध्यान देना है। क्यों? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन इज गिवन। एसेट जो दिया है उसका फेयर वैल्यू है तो इस पे ध्यान रखते हैं। 10 लाख का चीज है, एक्सचेंज में 30 लाख में चला गया, कितना प्रॉफिट हुआ? जो एसेट मेरा गया 20 लाख। डाल दो प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो।
अब बचा हुआ ये लिख दो बैलेंसिंग फिगर। बोलो इधर 20 + 10 30 लाख है, तो ये क्या होगा 10 लाख। अब इसको ये जर्नल एंट्री में अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करना है सर, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन है ना, सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है, फिर देखो जर्नल एंट्री में मस्त ये डाल तो देंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे आता है, लॉस होता तो ऊपर आता, लॉस होता तो ऊपर आता। तो सबसे पहले कैश की एंट्री डालेंगे, जो एसेट गया वो बुक वैल्यू पे लिख दोगे, प्रॉफिट लॉस डाल दोगे। अब बचा हुआ जो बैलेंसिंग फिगर है डेबिट साइड में, वो न्यू एसेट के नाम पे, हमारे केस में प्लांट एंड मशीनरी है। ऐसे भी अब ध्यान से सुनना, ये कितना लॉजिकल है। 30 लाख का सामान दिया, बदले में 20 लाख कैश मिला और एक एसेट भी मिला है, उसका फेयर वैल्यू कितना है वो छोड़ो, मेरे लिए वो कितना का पड़ा। जब 30 लाख का सामान दिया हूं, 20 लाख कैश आया मेरे पास, तो जो एसेट आया ना वो 10 लाख का पड़ा मेरे को, तो इसीलिए 10 लाख का है। फेयर वैल्यू कितना है मुझे मतलब नहीं, मेरे को 10 लाख का पड़ा तो मेरे लिए कॉस्ट 10 लाख। सिंपल, समझ में आया। जब एसेट जो दे रहे उसका फेयर वैल्यू पता हो तो पहले उस एसेट को लिखेंगे, उस पर प्रॉफिट लॉस है वो लिखेंगे, जो कैश गिवन या टेकन है वो डालेंगे, कैश आया है तो डेबिट साइड में, कैश गया होता है तो क्रेडिट साइड में, और जो बच गया ना बैलेंसिंग फिगर में डेबिट साइड में, वो न्यू एसेट के नाम पे डाल देना। केस टू, केस टू में अगर ये ना दिया हो जो एसेट दे रहे हैं उसका फेयर वैल्यू, तो सेकेंड में क्या लिखवाया है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड। केस टू अगर हो गया फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड दिया हो, मान लो स्पेस है ना, हाँ सेमी एग्जांपल लेता हूं जो मैंने आपको यहां पे पढ़ा दिया है। इसको करते हैं कॉपी। अच्छा ये जो एग्जांपल लिया है ना मैंने इसमें, वो सेमी एग्जांपल बना रखा है, और बढ़िया हो गया। ये क्या है, मान लो मैं एक लैंड दे रहा हूं, बुक वैल्यू 18 लाख, सेमी एग्जांपल है ठीक, पर फेयर वैल्यू जो है ना वो नहीं दिया है, ये है एसेट गिवन जो मैं दे रहा हूं, और ये है एसेट एक्वायर्ड जो मुझे मिलेगा एक्सचेंज में। ठीक, क्या जो एसेट दे रहा हूं उसका फेयर वैल्यू दिया है, नहीं। मान लो दिया होता 30 लाख का, बोलता है रिलिएबल नहीं है, तब भी नहीं लेते। ठीक, तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन तो है नहीं, तो सेकंड में क्या देखते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, कैश का तो दिया ही है, और क्या प्लांट मशीनरी का भी फेयर वैल्यू है, दे रखा है। उस केस में पता है जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, जो भी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड यानी कि न्यू एसेट का फेयर वैल्यू है वो लिख लो, कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट, ये क्या है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, ये क्या है, ये तो दिया ही रहेगा ना कितना कैश आया। हमारे पास से क्या गया सर लैंड, और लैंड को बुक से हटानी है तो ये हमेशा बुक वैल्यू पे आएगा, जो एसेट दिया है वो क्रेडिट साइड में हमेशा बुक वैल्यू पे आएगा, क्योंकि बुक से हटाना तो है 10 लाख। बताओ तो प्रॉफिट लॉस इधर आया तो प्रॉफिट कितना हो गया 45 35 लाख। सोच के देखना लॉजिकल है कि नहीं। मैंने जो एसेट दिया ना उसका फेयर वैल्यू पता नहीं था, तो मैं क्या बोल रहा हूं सर, जो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड है आया उसका फेयर वैल्यू ले लेते हैं। 25 लाख का प्लांट मशीनरी आया, प्लस 20 लाख कैश आया, 45 लाख की सामान आई मेरे पास, बदले में मैंने क्या दिया 10 लाख का बस लैंड, तो 35 लाख प्रॉफिट है। ठीक है 35 लाख प्रॉफिट है, सिंपल है, ये तो मुश्किल ही नहीं है। इसमें आप बैलेंसिंग फिगर इसको रखते हो, जो एसेट दिया वो हमेशा बुक वैल्यू पे एंट्री करनी है, जो कैश आया वो तो दिया ही रहेगा। इस केस में फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड पता है तो फेयर वैल्यू डाल दो, बचा हुआ प्रॉफिट लॉस। क्या सर कभी इधर डेबिट
साइड में भी बैलेंसिंग आ सकता था, हाँ तो डेबिट साइड में आता तो लॉस होता, और क्या। केस 3, दोनों नहीं दिया है, एसेट जो दिया है उसका भी फेयर वैल्यू नहीं पता, जो एसेट लिया है उसका भी फेयर वैल्यू नहीं पता, ठीक। तब क्या करते हैं, बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, ठीक। एग्जाम्पल, मान लो एक लैंड है 10 लाख का, ये मैंने दिया और बदले में पता है मुझे क्या मिल रहा है सप्लायर से, प्लांट एंड मशीनरी जिसका फेयर वैल्यू नहीं पता, साथ ही में मैंने पता है लैंड भी दिया और कैश भी दिया, इस बार मैं दे देता हूं, चलो कैश दिया 1 लाख का, और इसका फेयर वैल्यू मुझे नहीं पता। अब बताओ, ये है एसेट गिवन जो मैं दे रहा हूं, और ये मुझे मिला एसेट एक्वायर्ड, ना मुझे अपना लैंड का फेयर वैल्यू पता, ना प्लांट एंड मशीनरी लिया उसका फेयर वैल्यू पता, तो मैंने क्या लिखा, सेम एज वो, नो कमर्शियल सब्सटेंस, इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा। ठीक, तो इसमें कैसे होगा, देखो नया एसेट तो हमेशा डेबिट करनी पड़ेगी, बुक में आया, कैश हमने इस बार पे किया तो डेबिट साइड में नहीं आएगा, इस बार आएगा टू लैंड टू कैश, कैश क्रेडिट में क्यों, पे किया है 1 लाख, लैंड को किस पे लोगे सर, बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, तो ये कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 11 लाख। बताओ, हमने एक लैंड दे दिया, बदले में एक एसेट आया, साथ में 1 लाख रुपया भी दिया, उस एसेट का कॉस्ट कितना, तो 1 लाख 10 लाख का लैंड था, प्लस 1 लाख और दिया, 11 लाख हमने दिया, 11 लाख कॉस्ट। ये सेम कैसा हो गया, ये सेम हो गया ऊपर नो कमर्शियल सब्सटेंस की तरह, कभी भी इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं आ सकता, इसीलिए तो बोलता हूं नो कमर्शियल सब्सटेंस में प्रॉफिट मोटिव ही नहीं होता, इसीलिए प्रॉफिट लॉस नहीं आता। चलो इतना समझ में आया क्या, इतना समझ में आया, बोलो फटाफट से, बहुत आसान तरीके से समझाया है, पता फटाफट से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। नेक्स्ट टॉपिक, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, ये लास्ट टॉपिक रखते हैं आज के लिए। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, एक एसेट को खरीद के लेके आते हैं तो उस समय तो खर्चा लगता ही है, क्या कभी फ्यूचर में भी खर्चा लग सकता है, बिल्कुल सर, डे टू डे रिपेयर करना पड़ता है, कभी कभी तो हेवी रिपेयर कराना पड़ता है, कभी इंस्पेक्शन करानी पड़ती है, जैसे कि लिफ्ट और बड़ी बड़ी मशीनरी वगैरह का होता है रूल्स, इंस्पेक्शन करानी पड़ेगी ऐसे। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का क्या करें, एसेट के कॉस्ट में डालें कि पीएल में राइट ऑफ करें, एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज करने के लिए ना, कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट करना बड़ा जरूरी है। क्या है कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आनी चाहिए, करेक्ट। तो ये खर्चे 3 टाइप के हो सकते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो एसेट की क्या इंक्रीज करे, इफिशियंसी या फिर लाइफ, एक्सपेंडिचर दैट इंक्रीजेज इफिशियंसी और लाइफ ऑफ एसेट, लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे, सब चीज लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक, इफिशियंसी और लाइफ ऑफ एसेट। एग्जाम्पल के रूप में देखो, मेरा एसेट था 5 ईयर, उसकी लाइफ थी, और मैंने थोड़ा हैवी खर्चा करा, लाइफ इंक्रीज होके 8 ईयर्स हो गई। अब बताओ, पहले ये 5 साल तक इकोनॉमिक बेनिफिट देता मुझे, अब 8 साल देगा, तो क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ रहा है, इस खर्चे से बढ़ रहा है, तो इसको कैपिटलाइज करना चाहिए हमें, क्यों, क्योंकि सर कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया ही था कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होनी चाहिए, तो ये कॉस्ट से हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, इफिशियंसी वाला, मेरा एक एसेट है 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करता है, अभी 1 लाख यूनिट बनाता है, तो बना के इतना बेचता होगा मैं, कल को इस पे एक खर्चा किया मैंने थोड़ा बड़ा सा,
तो अब ये 1,80,000 यूनिट बनाता है। क्या मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया। तो प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज होगी? बिल्कुल होगी। तो ये जो खर्चे हैं, जो इफिशियंसी या लाइफ बढ़ा है, ये एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं। याद रहेगा, एनी एक्सपेंडिचर दैट इंक्रीजेज लाइफ एंड एफिशिएंसी ऑफ एसेट शैल बी कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक, कैपिटलाइज करेंगे। कुछ खर्चे होते हैं जिनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या है सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब डे टू डे रिपेयर। अब एसेट चला तो रहे हो, ठीक छोटा मोटा डे टू डे रिपेयर चाहिए होता है। मान लो कोई लुब्रिकेंट डालना है, कोई छोटी मोटी चीजें देखनी है, तो ये लगता है। तो जो रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं, ठीक, डे टू डे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे हैं, ये लाइफ एंड इफिशियंसी को नहीं बढ़ाते। ये एसेट को सिर्फ मेंटेन रखने के लिए किया जाता है कि कम से कम एसेट की लाइफ घट ना जाए, कम से कम एसेट की इफिशियंसी घट ना जाए, बढ़ाना तो छोड़ो। तो डे टू डे का जो रिपेयर मेंटेनेंस है, ये एसेट की इफिशियंसी और लाइफ को मेंटेन रखते हैं, इंक्रीज नहीं करते। तो इंक्रीज नहीं करते तो इनसे एडिशनल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता नहीं। ये तो रूटीन रिपेयर मेंटेनेंस है, करनी पड़ती है। तो इसको क्या करेंगे, पीएल में इस खर्चे को राइट ऑफ करेंगे, एसेट के कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, राइट ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक होता है एसेट का इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट कई बार एसेट को इंजीनियर से या बड़े बड़े जो प्रोफेशनल है जिनका ये काम है इंस्पेक्शन करना, उनसे इंस्पेक्शन करानी पड़ती है। छोटा मोटा अगर खर्चा है तब तो पीएल में राइट ऑफ करो। ठीक, और मान लो इंस्पेक्शन पे मेजर एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, यानी कि कोई बड़ा इंस्पेक्शन कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ता है एसेट को, तो इसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। 99% चांस है कि इंस्पेक्शन कॉस्ट छोटा मोटा होता है, राइट ऑफ कर सकते हैं पीएल में। ठीक, अगर लगे कि कोई ऐसा नेचर ऑफ एसेट है जिसके लिए मान लो लॉ ने रेगुलेशन, गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बना रखा है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड को लिए, सेफ्टी के लिए आपको इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा और इंस्पेक्शन कॉस्ट बड़ा इनकर्ड होता है, तो कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला जो टॉपिक है, ना हो तो नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का क्लास को मैं एंड करता हूँ। फटाफट से बताओ कैसा लगा क्लास? अच्छा लगा? कुछ नया सीखने को मिला? मजा आया? क्या बियरर प्लांट का डेफिनेशन आप लोग को समझ में आया? बोलो फटाफट से। तो एक लाइक दबा दो, कमेंट बॉक्स में लिखो। नए बच्चे हो सब्सक्राइब करो, बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड होती रहती है। ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।